भासाद्विपर्ययः इति इति चेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पं लघीयसः। लघीयसः। अब कल हमारे 2 परिच्छेद पूरे हुए। आज से हम प्रारंभ करेंगे तीसरे परिच्छेद को लेकर। ठीक, अब तीसरा जो परिच्छेद है यह है परोक्ष प्रमाण का, है ना। पहले परिच्छेद में हमने क्या किया, प्रमाण का स्वरूप देखा। दूसरे परिच्छेद में प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेदों को देखा। अब जो तीसरा परिच्छेद जो है, यानी तीसरा जो अध्याय है, इसमें परोक्ष के लक्षण, परोक्ष प्रमाण के 5 प्रकार और उनके बारे में विशद चर्चा है। इस परिच्छेद में 97 सूत्र है, सबसे बड़ा परिच्छेद है इस ग्रंथ का, है ना। तो ये 97 सूत्र है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से सिंपल भाषा में समझकर इसे जल्द पूरा करें। ठीक, अब देखिए, परोक्ष का लक्षण बताते हुए पहला सूत्र दिया है। पहला सूत्र क्या है, परोक्ष मितरत। जब पढ़ते हैं ना तब संधि का जो समास किया है उसके साथ नहीं, एक साथ पढ़ना है। ठीक, परोक्षम इतरत यानी परोक्षम इतरत। इतरत यानी जो प्रत्यक्ष से भिन्न है ना, वह परोक्ष है। जो प्रत्यक्ष से भिन्न है उसे परोक्ष कहते हैं, है ना। हमने प्रत्यक्ष की व्याख्या देखी थी, विशदम प्रत्यक्षम, स्पष्टम प्रत्यक्षम। अब परोक्ष की व्याख्या क्या होगी फिर, देखो प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या है, विशदम प्रत्यक्षम। तो परोक्ष की व्याख्या क्या होनी चाहिए, अविशद, जो अविशद हो। बराबर, अविशदम परोक्षम, अस्पष्टम परोक्षम। तो परोक्ष की व्याख्या क्या है, अविशद ज्ञान परोक्ष है। अविशद यानी जिस ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता है, जो निर्मल ज्ञान नहीं है, उसे परोक्ष कहा गया है। अब यहाँ पर आप अस्पष्टता या निर्मलता नहीं होना, इसका क्या अर्थ करते हो, आपने बोल दिया जो अविशद है वह ज्ञान परोक्ष है, बराबर। अविशद का अर्थ क्या है, अस्पष्ट ज्ञान। तो अस्पष्ट नहीं होता, यहाँ पर क्या अर्थ करते हो, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। क्योंकि देखो जो ज्ञान अस्पष्ट है ना उसे हम अनध्यवसायी कहते हैं। उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान तो होता ही नहीं है परोक्ष में, क्योंकि वो है ही परोक्ष। यहाँ पर अविशद अस्पष्ट का ज्ञान का अर्थ है कि यहाँ पर जो चीज है, जो वस्तु है वो सामने नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूट हो जाइए सर। अनिल सर का बहुत साउंड आ रहा है, बहुत साउंड आ रहा है। हाँ, अब देखिए, हाँ अब समझिए अच्छे से। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, छोटा बालक है, बच्चा है, वो सोया हुआ था, आप किचन में काम कर रहे हैं और आपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तो इससे आपको क्या ज्ञान हुआ, बच्चा उठा है। हाँ, बच्चा उठा है। ये ज्ञान आपका स्पष्ट नहीं, स्पष्ट मतलब क्या, आपके सामने नहीं है। बच्चा उठा हुआ बच्चा आपके सामने नहीं है, उसे जो सामने होता है उसे स्पष्ट कहते हैं, जो सामने नहीं होता है वो अस्पष्ट है। आपको जो ज्ञान हुआ है, अस्पष्ट का अर्थ समझिए, आपको जो ज्ञान हुआ है ये पूर्ण है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि बच्चा उठ गया है, लेकिन बच्चा सामने नहीं है, ये है अस्पष्टता, है ना। हाँ मैम। तो जो यहाँ पर अविशद अस्पष्ट का अर्थ समझ लेना। जैसे एग्जाम्पल हमने पीछे भी देखा है और आगे अनुमान में तो बार बार आएगा, पर्वत में धुआं दिखाई दे रहा है तो आपको किसका ज्ञान हो रहा है, अग्नि का। तो अग्नि आपके सामने है क्या, नहीं। तो अग्नि का जो आपको ज्ञान हो रहा है ये सामने नहीं होने के कारण अविशद है तो पूर्ण ज्ञान। आपको तो कंफर्म है कि वहां पर अग्नि है, लेकिन वो सामने नहीं है, इसीलिए वो परोक्ष ज्ञान है ना।
ठीक। तो अविशदम परोक्षम। अब ध्यान रखिए, परोक्ष ज्ञान को लेकर 3 विशेषण दिए हैं। पहला, परोक्ष ज्ञान कैसा होता है? अविशद होता है, यानी जिसका आपको ज्ञान हो रहा है वो पदार्थ सामने नहीं है, वो है अविशद। दूसरा है प्रतीत्यांतर सापेक्षता। प्रतीति यानी ज्ञान, ये हमने पहले इसमें देखा था कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रतीति के अंतर की अपेक्षा नहीं होती। प्रत्यक्ष ज्ञान किसी और प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, है ना। अब प्रतीत्यांतर यानी दूसरा ज्ञान, है ना। तो परोक्ष प्रमाण में दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है, दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होती है, उसे कहते हैं प्रतीत्यांतर सापेक्षता। जैसे परोक्ष प्रमाण में पहला है स्मृति, तो स्मृति के लिए किसकी अपेक्षा है? प्रत्यक्ष ज्ञान की। पहले कभी मैंने प्रत्यक्ष में जो ज्ञान किया है उसे ही मैं आज स्मरण कर सकती हूं। तो जो कोई भी परोक्ष प्रमाण है, इनमें कौन से ज्ञान की अपेक्षा होती है? प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा होती है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। परोक्ष ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की, प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा होती है, इसे कहते हैं प्रतीत्यांतर सापेक्षता। और तीसरा है सामान्य विशेषात्मक वस्तु का अस्पष्ट बोध। ये आपको ये कहा यहां पर क्यों दिया है? एक्चुअली इस सूत्र में ये अर्थ नहीं आता है, लेकिन अगर आप न्याय दीपिका पढ़ो तो न्याय दीपिका में परोक्ष प्रमाण को भी स्पष्ट सामान्य विशेषात्मक वस्तु का अस्पष्ट बोध या ज्ञान कहा है। क्यों? क्योंकि एक बौद्ध मत है, बौद्ध मत में 2 प्रमाण माने जाते हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक है अनुमान प्रमाण। अनुमान उनका परोक्ष प्रमाण है, ठीक। उनका क्या कहना है, जब किसी पदार्थ का हमें विशेष ज्ञान होता है तो वो प्रत्यक्ष है, और उसी पदार्थ का सामान्य ज्ञान, सामान्यात्मक ज्ञान, ये परोक्ष प्रमाण है। बौद्ध मत का ये खंडन करने के लिए कि अगर आपको किसी पदार्थ का मात्र सामान्य धर्म का ज्ञान हो रहा है, विशेष धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा, या फिर आपको विशेष धर्म का ज्ञान हो रहा है, सामान्य धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा, दोनों में से एक भी हो तब भी वह प्रमाण नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताती, आपके यहां पर रात्रि में कोई व्यक्ति आकर गया, कोई मनुष्य आकर गया, आपने जैसे आपके यहाँ पर बगीचा है, बगीचा में गीली मिट्टी थी, उस गीली मिट्टी के ऊपर आपने पद चिन्ह देखे, पैरों के चिन्ह देखे, तो इन पैरों के चिन्ह से आपको क्या ज्ञान हुआ? कि कोई मनुष्य यहाँ आकर गया है ना। ये क्या है? परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है ना, क्योंकि मनुष्य आपके सामने नहीं है, आपने सामने से उस व्यक्ति को नहीं देखा आते हुए, पर फिर भी आपको ये ज्ञान हुआ। किसके आधार पर हुआ? पद चिन्हों की अपेक्षा से, है ना। अब बौद्ध दर्शन क्या कहता है कि पद चिन्ह जो है ये विशेष ज्ञान है ना, पर वो पद चिन्ह किसी मनुष्य के है, मनुष्यत्व का जो ज्ञान है उसे वे गौण कर देते हैं, सेकेंडरी कर देते हैं, कि उसका सामान्यात्मक जो ज्ञान है, सामान्य धर्म का यहाँ मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, यहाँ पर मुझे बस पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उतना ही ज्ञान है। तो वो सामान्य धर्म का जो ज्ञान है उसे वो परोक्ष कहते हैं, और सामने जो पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उसे वो प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद ही नहीं है, आपको परोक्ष ज्ञान यहाँ पर हो रहा है कि किसी मनुष्य के ये पद चिन्ह है, तो उसके मनुष्यत्व का भी तो आपको ज्ञान हो रहा है। देखो, पद चिन्ह के माध्यम से, पद चिन्ह के आधार से आपको कोई मनुष्य आकर गया, इसका ज्ञान हुआ, तो वो मनुष्य है, उसके मनुष्यत्व का जो सामान्य धर्म है उसका भी तो ज्ञान हुआ। उसे पैर थे, उसके पैर का आकार ऐसा है, ये विशेष धर्मों का ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो मनुष्य है, वो मनुष्यत्व से युक्त है, ये भी तो ज्ञान आपको हुआ, ये तो सामान्य विशेषात्मक है। तो चाहे जैन दर्शन कहता है,
चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो चाहे परोक्ष प्रमाण हो, दोनों में भी आपको वस्तु के सामान्य विशेष धर्म का ज्ञान होता है। विशेष धर्म का ज्ञान हो रहा है तो उसके साथ उसके सामान्य धर्म का भी ज्ञान हो रहा है। जैसे आपको घट दिख रहा है ना, आप घट को देख रहे हैं तो घट का आकार आपको वर्तमान में नजर आ रहा है, लेकिन उसका घटत्व गुण, वो मिट्टी से बना है, मिट्टी उसका सामान्य, मिट्टी का वो क्या है, मिट्टी से बना हुआ घट है, ये पुरानी बाकी की चीजों का यानी उसके सामान्य धर्मों का भी आपको ज्ञान हो रहा है ना। तो चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो चाहे परोक्ष प्रमाण, दोनों में भी वस्तु के सामान्य विशेषात्मक वस्तु का ही ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है, बौद्ध दर्शन ने जो परोक्ष प्रमाण की व्याख्या की है कि वस्तु का सामान्यात्मक वस्तु का जो ज्ञान है, उसके जो सामान्य धर्म का ज्ञान है वो परोक्ष प्रमाण है, और वस्तु के विशेष धर्म का ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रमाण का खंडन करने के लिए ये विशेषण दिया है कि प्रमाण कहते ही उसे है जहां पर सामान्य और विशेष दोनों धर्मों का ज्ञान। जब तक एक धर्म का ज्ञान हो रहा है तब तक आप उसे प्रमाण कह ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर 3 विशेषण दिए हैं। परोक्ष प्रमाण किसे कहोगे? जो अविशद हो, जिसमें प्रतीत्यांतर यानी ज्ञानांतर की सापेक्षता हो। जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें अपेक्षित हो वह परोक्ष, और जिसमें वस्तु का सामान्य विशेषात्मक अस्पष्ट ज्ञान होता है, अविशद ज्ञान होता है, वह परोक्ष प्रमाण है। ठीक, ये क्लियर हुआ, ये 3 विशेषता। अब दूसरा सूत्र देखिए। एक मिनट मैडम, प्रत्यक्ष की यहाँ पे जो आपका साधारण विशेष कह रहे हैं, जैसे हमने पैर के निशान देखे तो हमको ये तो हो गया कि मनुष्य के पैर हैं, ये तो सामान्य ज्ञान होगा ना। तो विशेष से आपका क्या मतलब है कि स्त्री के पैर हैं या आदमी के पैर हैं, वो हम समझे। उस पैर का आकार, उस पैर के आकार से उसका अनुमान, वो सब विशेष में आ जाए। पर ये मनुष्य के पैर है, मनुष्यत्व और मनुष्य के पैर है, ये सामान्य है, तो आपको उससे दोनों का ज्ञान हो रहा है ना। नहीं तो बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं, खाली निशान देखे तो उसको परोक्ष मानते हैं, वो खाली नहीं मानते। नहीं, वस्तु के सामान्य, हाँ, सामान्य धर्म का ज्ञान परोक्ष है। सामान्य धर्म का ज्ञान यानी ये मनुष्य के पैर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, सामने क्या है, पद चिन्ह प्रत्यक्ष है, उसके विशेष जो गुणधर्म है, विशेष गुणधर्म को वो प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो सामान्य धर्म है उसको वो परोक्ष कहते हैं। उन दोनों को मतलब उनका क्लियर है कि सामान्य गुणधर्म मतलब स्त्री पुरुष, वो कैसा आकार है उसका, मतलब वो किसका हो सकता है, वो कितना लंबा हो सकता है, उसकी जो जाति है, ये मनुष्य, ये सब गौण है उनके दृष्टि में, ये सब परोक्ष है। और जैन दर्शन कहता है कि उसके साथ होने वाला जो ज्ञान है, मैडम बौद्ध धर्म में तो परोक्ष ज्ञान नहीं है ना, है ना, अनुमान को भी परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अनुमान सब मानते हैं, एक चार्वाक को छोड़ा ना तो अनुमान प्रत्येक दर्शन मानता है। नहीं, बौद्ध धर्म तो प्रत्यक्ष मानता है ना अनुमान को। नहीं, बौद्ध धर्म 2 प्रमाण मानता है, एक है प्रत्यक्ष और एक है अनुमान। प्रत्यक्ष जो विशेष धर्मों को बता रहे हैं, जो कि उनका निर्विकल्पक है, निर्विकल्पक भी है और विशेष धर्म भी है, जो सामान्य दिखने वाली वस्तु का सत्ता मात्र ग्रह। नहीं, तो वो तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक में डिवीजन हो जाता है ना। सैद्धांतिक जो है, सैद्धांतिक अनुमान को मानते हैं और ये लोग प्रत्यक्ष को मानते हैं, व्यवहारिक। लेकिन मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है मैडम, हम तभी तक ये समझ। देखो मैं आपको बताती हूँ, प्रत्येक दर्शन, चार्वाक दर्शन एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, वो अनुमान नहीं मानता। बौद्ध दर्शन, बाकी सारे दर्शन अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों मानते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक दर्शन 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान तो मानता ही है, उसमें तीसरा आगम भी आ जाता है। फिर मीमांसक 4 मानते हैं, नैयायिक और मीमांसक 4 मानते हैं, भट्ट 5 मानते हैं, प्राभाकर 6 मानते हैं। पर प्रत्येक में प्रत्यक्ष और अनुमान रहेगा ही रहेगा, फिर उनका एक बढ़ता जाता है ना।
तो परोक्ष और प्रत्यक्ष, अनुमान तो परोक्ष है और एक प्रत्यक्ष है, इसलिए चार्वाक छोड़ा तो सब प्रत्यक्ष और परोक्ष को मानते हैं। ठीक, अभी देखिए, अब वहां पर परोक्ष के 3 लक्षण बताए, अब यहाँ पर परोक्ष प्रमाण के भेद बताते हैं। देखिए, प्रत्यक्षादि निमित्तम, प्रत्यक्ष आदि से आदि के कारण वाला, पहला क्या है? स्मृति यानी स्मरण, दूसरा है प्रत्यभिज्ञान, तीसरा है तर्क, चौथा है अनुमान और पांचवा है आगम भेदम। अभी ये सूत्र देखिए, प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानागम भेदम। प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानागम भेदम, इसे इसी क्रम में रखना है, हाँ ध्यान रखना। प्रत्यक्ष आदि के कारण वाला, परोक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष ज्ञान निमित्त होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक ही परोक्ष ज्ञान होता है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार, समव्यावहारिक और मुख्य प्रत्यक्ष, समव्यावहारिक और मुख्य प्रत्यक्ष, है ना। अब मुख्य प्रत्यक्ष में कितने ज्ञान है? मुख्य प्रत्यक्ष में मैडम 3 मेरा 3 हाँ 3 ज्ञान है, अवधि, मन पर्याय और केवल, है ना। और साव्यवहारिक प्रत्यक्ष में मति ज्ञान आता है और कथनचित प्रत्यक्ष के रूप में श्रुत ज्ञान को लिया है। ठीक, अब मुझे बताइए, ये जो परोक्ष प्रमाण है, स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है, तर्क है, अनुमान है, आगम है, ये सभी प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक ही होंगे, प्रत्यक्ष पूर्वक ही होंगे, इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान लगेगा ही लगेगा। तो कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ पर लगेगा? 2 भेद है, पहले समव्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष। तो ये मुख्य प्रत्यक्ष पूर्वक होंगे या समव्यवहारिक प्रत्यक्ष पूर्वक होंगे? समव्यावहारिक मैडम। हाँ, ये समव्यवहारिक प्रत्यक्ष पूर्वक होंगे और समव्यवहारिक में भी मति ज्ञान पूर्वक ही। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष पूर्वक कहा है, तो कौन सा प्रत्यक्ष? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत मति ज्ञान पूर्वक ही ये सारे परोक्ष प्रमाण होते हैं। इतना क्लियर हुआ? अनिल सर, आपका फोन, आपका वो फैन बंद कीजिए, बहुत साउंड आता है। हाँ, अभी देखिए, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन तीनों के पूर्वक स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम नहीं होता, ये सीधे मुख्य प्रत्यक्ष है। ये स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम ये मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। ठीक, अब देखिए, अब इनका जो क्रम दिया है आपको, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, इसी क्रम से इसे रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर शब्द दिया है आदि, प्रत्यक्ष आदि निमित्तम शब्द दिया है ना, तो प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक और आदि का अर्थ है आगे आगे उनको पकड़ लेना। जैसे स्मृति है, स्मृति प्रत्यक्ष पूर्वक ही होती है। स्मरण में आपको वही चीज रह सकती है जिसका आपको पहले कभी प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ हो, है ना। तो स्मृति नियमा प्रत्यक्ष पूर्वक ही होती है। अब दूसरा क्या है? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान नियमा प्रत्यक्ष पहले पकड़ना और उसके बाद क्या हुआ था? स्मृति। तो प्रत्यक्ष और स्मृति पूर्वक ही होता है। प्रत्यभिज्ञान के आदि में कौन कौन से शब्द है? प्रत्यक्ष है और स्मृति है। तो प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष और स्मृति पूर्वक ही होता है। अब तीसरा है तर्क। तर्क के आदि में कौन कौन से शब्द होकर गए? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान। तो तर्क जब भी होगा वो प्रत्यक्ष, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान पूर्वक ही होगा। ठीक, फिर है अनुमान। अब अनुमान के लिए किस किस की अपेक्षा है? प्रत्यक्ष की भी, स्मृति की भी
प्रत्यभिज्ञान की भी और तर्क की भी। इन चारों ज्ञान के आधार पर अनुमान होता है। और आगम किससे होता है? तो स्मृति, प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इन सब के आधार पर आगम शब्द का ज्ञान होता है, आगम रूपी ज्ञान होता है। ठीक, अब देखिए, जैसे स्मृति देखिए, अभी मैं ये आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, फिर आपको क्लियर। मैडम ये एक बात कहूँ, ये तो मैडम अवग्रह यह अवाय आमना एक जैसा होता है, ऑर्डर से होता है, ये भी ऐसा ही ऑर्डर में होता है मैडम। हाँ, नहीं, इसमें से कभी भी जैसे वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। अवग्रह यह अवाय धारणा, ये मति ज्ञान के ही चार भेद है। इन चारों से होकर मति ज्ञान होता है। ये चारों मति ज्ञान की प्रोसेस है, है ना। ये पांचों जो है ये अलग अलग प्रमाण है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आज आपको स्मृति हुई है तो आपको प्रत्यभिज्ञान भी होगा, तर्क भी होगा, ये जरूरी नहीं है। पर आपको जब स्मृति होगी तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगी। आपको जब अनुमान होगा तब वो प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, इनसे युक्त होकर ही होगा। जब आपको आगम होगा, आगम रूपी परोक्ष प्रमाण से आप जानोगे, तब आप इन पांचों को होकर ही जानोगे। पर इनका प्रोसेस नहीं, बस इतना है कि इनको आपको सीक्वेंस में इसलिए दिया है ताकि आपको याद रहे कि स्मृति जो है उसके लिए केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही पर्याप्त है, उसके पूर्वक ही वो होगा। पर प्रत्यभिज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी आप चाहिए और स्मृति प्रमाण भी चाहिए, तभी आपको प्रत्यभिज्ञान होगा। तर्क कब होगा? उसके लिए 3 प्रमाणों की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी चाहिए, स्मृति प्रमाण भी चाहिए, प्रत्यभिज्ञान प्रमाण भी चाहिए, तभी आपको तर्क प्रमाण का ज्ञान होगा, या तर्क प्रमाण से आपको ज्ञान होगा। ठीक, इसके लिए ये सीक्वेंस दिया है। पर कभी आपको स्मृति भी हो सकती है, कभी आपको तर्क प्रमाण भी हो सकता है, कभी आपको ज्ञान आगम के आधार पर भी हो सकता है ना। उसमें जैसे एक के बाद एक कंपलसरी वो जो प्रोसेस है वो कंपलसरी है मति ज्ञान के। इसमें हर चीज एक के बाद हो ये कंपलसरी नहीं है ना, क्योंकि ये अलग अलग प्रमाण है। मैडम वो तो अलग अलग हो गया, लेकिन आगम में प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ये पूरा होता है सब। बोले तो वो तो वो प्रोसेस नहीं है, वो मति ज्ञान के जैसा प्रोसेस नहीं है मैडम। वो नहीं, प्रोसेस नहीं है, पर इसमें सबकी अपेक्षा रहती है। ये इतना सूक्ष्म है ना कि ये ध्यान में नहीं आता है, पर आगम में इन सबकी अपेक्षा होती है। आगम में आप कह सकते हैं सिर्फ अपेक्षा होता है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। बराबर, इनसे पूर्वक ही होगा। जैसे देखिए स्मृति, अब कल आप जिनालय में गए थे, है ना। कल आप जिनालय में गए, आपने वहां पर भगवान महावीर की प्रतिमा देखी, उनके दर्शन किए। अब आज आप जिनालय नहीं जा पाए, आप शांति से बैठे और कल की प्रतिमा का स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, है ना। तो कल की प्रतिमा आपको क्या हो रही है? स्पष्ट हो रही है, आप समझ पा रहे हो, आप उसे याद कर पा रहे हो। तो ये भी क्या है? प्रमाण है। ये कौन सा प्रमाण है? स्मृति। इसमें किसकी अपेक्षा है? प्रत्यक्ष ज्ञान की। आपने कल प्रत्यक्ष देखा, उसे आज आप क्या कर रहे हो? स्मरण कर रहे हो, है ना। स्मरणम स्मृति ही, उसे आप स्मरण कर रहे हो। तो ये क्या है? स्मृति प्रमाण है जो प्रत्यक्ष पूर्वक होती है ना। अब जो प्रत्यभिज्ञान, इनकी व्याख्या आगे आने वाली है, मैं बस शॉर्ट में एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि ये कैसे एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष और स्मृति पूर्वक होता है। कैसे? जैसे आप कल जिनालय में गए, वहां पर आपने क्या किया? भगवान महावीर के दर्शन किए, और निकलते समय आपको वहां पर कोई श्रावक दिखा, वो भी जिनालय में दर्शन के लिए आए थे। अब दूसरे दिन आप दूसरे एरिया के जिनालय में गए और वहां पर वापस आपको वही श्रावक दिखा, तो उस श्रावक को देखकर आप क्या कहोगे? अरे ये तो वही श्रावक है जो कल उस जिनालय में थे। ये जो आपको ज्ञान हुआ, ये क्या है? प्रत्यभिज्ञान। कल आपने उनको प्रत्यक्ष किया था, फिर स्मृति के आधार से आपने जान लिया, अरे ये तो वही है। तो ये वही है,
ये जो ज्ञान आपको हुआ है इसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, जो प्रत्यक्ष और स्मृति पूर्वक होता है। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है मैडम? स्मृति और स्मृति प्रत्यभिज्ञान में में क्या? स्मरण ही हो रहा है। देखो, स्मृति में आपको भगवान महावीर की मूर्ति की प्रतिमा या किसी और को आप बस स्मरण कर रहे हो। प्रत्यभिज्ञान में आपको प्रत्यक्ष में नया ज्ञान भी हो रहा है ना। प्रत्यभिज्ञान में क्या हो रहा है, आपको कल के श्रावक की स्मृति भी है और आज आपको वो श्रावक सामने भी दिख रहा है। सामने तो दिख रहा है, प्रत्यक्ष भी है और स्मृति भी है। हाँ हाँ। और आपने निर्णय कर लिया, अरे ये तो वही श्रावक है जो कल वहां पर थे। हाँ, ये प्रत्यभिज्ञान है। आपको ध्यान में नहीं आएगा, हम बाहर प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग करते हैं। प्रत्यभिज्ञान के जो प्रकार आएंगे तब आपको ध्यान में आएगा। अब ये बुक है, मेरे हाथ में बुक है, ये भी प्रत्यभिज्ञान है। मुझे पता है ये बुक है, ये सामान्य प्रत्यभिज्ञान है। जैसे मैं रास्ते से चल रही हूं, मैंने बचपन में मुझे किसी ने दिखाया कि इसे वृक्ष कहते हैं। जो पेड़ होता है जिस पर हरे हरे पत्ते होते हैं, जिसका नीचे क्या होता है, क्या होता है? ग्रास होता है मैडम, जड़ होती है। ग्रास। हाँ, जड़े होती है और जड़ के ऊपर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? तना, स्टेम। हाँ, तना भी कह सकते हैं। पर वृक्ष के जो भी है, ये वृक्ष होता है, मुझे पहले किसी ने बताया था। अब मैं रोज देख रही हूँ ये वृक्ष है, मुझे दिख रहा है वो वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये देखना भी प्रत्यभिज्ञान है। मतलब आपको ये बुक है आज किसी को बताना नहीं पड़ता, आप जान गए देखते ही ये बुक है, ये बुक है, ये भी प्रत्यभिज्ञान है। समझिए इस चीज को, हम प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग बहुत दिन भर हमारा प्रत्यभिज्ञान होता है। जो जो चीजें हमने पहले जानी है उनको प्रतिदिन हम जान रहे हैं, ये प्रत्यभिज्ञान ही है। ठीक, हाँ। अब देखिए तीसरा है तर्क। तर्क का अर्थ क्या है? अविनाभाव संबंध। जैसे आप मंदिर में गए, आप रोज जिनालय में जाते हैं, है ना, जिनालय में जाते हैं। आज जिनालय में क्या है, विशेष लोगों की भीड़ है, तो आपने क्या तर्क किया? आज कोई स्पेशल फंक्शन है, हाँ, आज कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा। तो तर्क क्यों किया? क्योंकि आपने पहले प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान के आधार पर जाना था कि जब जब भी क्या हुआ है, जिनालय में भीड़ होती है, समझना धार्मिक अनुष्ठान है ना। ये आपने तर्क किया। ठीक, फिर उसके बाद अनुमान। अनुमान भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान तर्क से पूर्व होता है। जैसे पर्वत में अग्नि है, आप धुएं को स्पष्ट देख रहे हो, पीछे आपको स्मृति हो आई कि धुआं मैंने कहा देखा था, जहां अग्नि थी। फिर उस स्मृति के आधार पर सामने धुआं दिख रहा है, अरे ऐसा ही धुआं मैंने तब देखा था, वो प्रत्यभिज्ञान है। और फिर आपने तर्क लगाया, अरे धुआं वही होता है जहां अग्नि होती है। और तर्क के आधार पर हमने किसका ज्ञान किया? पर्वत में अग्नि है, ये अनुमान हुआ। मतलब एक अनुमान के पीछे भी आपको दिखता है वो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होता है, इतने सारे प्रमाण कार्य कर रहे होते हैं, है ना। और आगम, किसी ने आपको आगम उसके बाद शब्द का ज्ञान कराया, या किसी पुलिस ने या किसी व्यक्ति ने जो कि अग्निशामक दल पर काम करता है, उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने पुष्टि की, हाँ पर्वत में अग्नि है। ये उनकी जो पुष्टि है अग्निशामक दल वाले व्यक्ति की, ये आगम है। ये शब्द रूपी आपने उसने पुष्टि की ना, क्योंकि वो प्रामाणिक व्यक्ति है, क्योंकि वो अग्निशामक दल में ही काम करता है, वो वहां पर जाकर आया है और उसने आपको शब्दों के द्वारा पुष्टि की कि हाँ पर्वत में अग्नि है। तो अनुमान तक तो आपने जान लिया था कि पर्वत में धुआं है, इसका मतलब अग्नि है। अब उस व्यक्ति ने भी पुष्टि कर दी, तो ये हुआ आगम। और जब तक ये पांचों नहीं होते, प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, तब तक आगम नहीं होता। इसीलिए यहां पर शुरुआत में ही शब्द दिया प्रत्यक्ष आदि निमित्तम।
प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से जो ज्ञान होता है, आदि शब्द को पकड़ना, प्रत्येक इसका आगे का शब्द है ना। तो प्रत्यक्ष आदि जिसके निमित्त है, ऐसा परोक्ष प्रमाण 5 प्रकार का है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक, ये हुआ। अभी एक एक प्रमाण को। हाँ मैडम, आगम का मतलब तो वो क्या शास्त्र है ना, इधर दूसरा अर्थ है मैडम। आगम, यहाँ पर आगम का अर्थ है आप्त पुरुष के वचन। देखो, सिद्धांत में आप्त पुरुष किसे कहा जाता है? जो सर्वज्ञ है, केवली है। हाँ, ठीक है ना। सिद्धांत में जब हम आगम की व्याख्या करते हैं तो वहां पर भी आगम की व्याख्या वही है, जो आप्त पुरुषों के वचन हो वो आगम है, पर वहां पर आप्त पुरुष मात्र केवली और सर्वज्ञ ही है। हाँ। पर न्याय में आप्त पुरुष यानी प्रामाणिक पुरुष। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि अग्निशामक दल का व्यक्ति है जो अग्नि बुझाने का कार्य करता है, अग्नि का शमन करने का कार्य करता है। वो व्यक्ति अगर मुझे आकर कहता है कि हाँ पर्वत में अग्नि है, तो मेरे लिए व्यवहार में वो प्रामाणिक व्यक्ति है, क्योंकि वो अग्नि पर कार्य करता है, अग्नि को बुझाने का ही कार्य करता है ना। जैसे जज है, न्यायाधीश है, न्यायाधीश पर हम पूरा विश्वास क्यों रखते हैं? न्यायाधीश ने कहा ये आरोपी है, तो हम उस पर विश्वास रखते हैं या नहीं? रखते हैं, क्योंकि न्यायाधीश ने सारे प्रमाणों को देखकर निष्पक्ष होकर निर्णय लिया है, इसीलिए तो उसे न्यायाधीश कहते हैं। तो वो जो निर्णय देता है उसे जनता को मानना पड़ता है, क्योंकि न्याय के मामले में न्यायाधीश प्रामाणिक व्यक्ति है ना। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको ये रोग हुआ है, सभी प्रमाणों की जांच पड़ताल करने के बाद, तो डॉक्टर के कहने पर हम उसे मानते हैं या नहीं? डॉक्टर के कहने पर हमें ये ज्ञान होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में डॉक्टर प्रामाणिक व्यक्ति है। तो न्याय की भाषा में जब आप आगम की परिभाषा को देखते हो, तो यहाँ पर आप्त पुरुष कौन है? जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जिसे उस क्षेत्र का ज्ञान है। उसके जो शब्द है वो आगम है न्याय में, है ना। तो आप्त यानी प्रामाणिक, आप्त का अर्थ एक दृष्टि से प्रामाणिक भी होता है। तो सिद्धांत के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में सबसे प्रामाणिक व्यक्ति कौन है? केवली, सर्वज्ञ। तो जब सिद्धांत की अपेक्षा से आगम की व्याख्या करोगे तो केवली के शब्द ही क्या होते हैं? प्रामाणिक होते हैं, तो उनके शब्द ही आगम है। पर न्याय की भाषा में जो उस क्षेत्र का व्यक्ति है, प्रामाणिक व्यक्ति है, उसके शब्द को आगम कहा जाता है। ठीक, ठीक क्लियर हुआ? हाँ, अब एक एक प्रमाण को हम देखेंगे। अब पहला है स्मृति। स्मृति प्रमाण का लक्षण। अगर हमें स्मृति किसे कहते हैं ये पूछा तो हम कह नहीं पाएंगे, हम बस इतना कहेंगे स्मृति कहते हैं याद, है ना। यहाँ पर आचार्य श्रीजी ने स्मृति की व्याख्या की है। क्या व्याख्या की है? संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति ही। वापस एक बार पढ़ती हूँ। संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति ही। संस्कार उद्बोध, संस्कार की, संस्कार यानी कौन से संस्कार? धारणा। हम पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए हैं, हम ये कहते हैं ना, तो ये हमारी पूर्व जन्म की धारणा है ना। तो यहाँ पर संस्कार का अर्थ क्या है? धारणा। तो संस्कार का उद्बोध, उद्बोध यानी प्रकटता के, निबंधना यानी कारण से, तदित्याकारा, तत् इति आकार, वह है इस प्रकार का जो आकार है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, उसे कहते हैं स्मृति। जैसे संस्कार की प्रकटता के कारण, संस्कार यानी धारणा। धारणा कहाँ पर पढ़ा था आपने? धारणा मति ज्ञान के भेद में पढ़ा था, है ना। यहाँ पर भी क्लियर होता है कि मति ज्ञान में जो धारणा के अंतर या धारणा के बाद जो ज्ञान होता है वह स्मृति है।
तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कौन सा है? मति ज्ञान के बाद ही स्मृति हो सकती है। तो धारणा रूपी जो संस्कार है उसकी प्रकटता जिसमें कारण है, वह इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे कहते हैं स्मृति। अब ध्यान रखना, स्मृति की विशेषता देखिए, वह इस आकार वाला, यानी ये वही भगवान महावीर की मूर्ति है। वह इस आकार वाला, वह इस आकार वाला। दूसरा है अनुभूत अर्थ का विषय करने वाला, जिसका पहले आपने कभी अनुभव किया है, उस विषय को बताने वाला जो पूर्व में आपने कभी निश्चित किया था। ध्यान रखना, यहाँ पर भी धारणा मति ज्ञान के चारों भेद होने के बाद ही स्मृति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा था, पता नहीं मुझे कल अंधेरे में सांप है या रस्सी है समझ में नहीं आ रहा था, और आज वापस मुझे सांप है या रस्सी है इसका नॉलेज हो रहा है, आज मुझे उसका स्मरण हो रहा है और ये कंफर्म हो रहा है। यहाँ पर जो शंका है, शंका को कहीं भी प्रमाण नहीं कहा गया है। स्मृति को भी प्रमाण तभी कहते हैं जब वहां पर आपने पहले में निर्णय किया है, पहले आपको शंका नहीं रही है और ना ही आज आपको शंका है। यहाँ पर आपको कंफर्म ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है कि ये वो है। आपको स्मरण होता है तो पूर्ण स्मरण होता है। जैसे भगवान आदिनाथ थे, है ना, भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद 6 महीने तक वो ध्यान में थे। उसके बाद भी लगातार 6 महीने तक वे आहार के लिए क्या कर रहे थे, मतलब वे परिभ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, लेकिन उनको आहार की प्राप्ति नहीं हुई। आहार की प्राप्ति उनको उनके दीक्षा के 1 वर्ष के बाद। ठीक, वो किसके कारण हुई? किसने दिया आहार? किसने दिया? हाँ, श्रेयांश राजा ने। श्रेयांस ने किसके आधार पर आहार दिया? अब तब तो कोई बताने वाला था नहीं कि मुनि को क्या दिया जाता है। जाति स्मरण से। हाँ, जाति स्मरण में क्या शब्द आता है? स्मरण, स्मरण, स्मृति, है ना, स्मृति के आधार पर। तो उनकी जो स्मृति थी वो शंकाशील नहीं थी। पूर्व के भव को उन्होंने याद किया, निश्चित ज्ञान हुआ कि पूर्व के भव में मैंने मुनि को ये बहराया है ना, और मुनि को ये बहराया है। तो जब मुनि को क्या दिया जाता है? प्रासुक आहार दिया जाता है। प्रासुक आहार कौन सा होता है, उसकी सारी विधि उन्होंने कौन से ज्ञान के आधार पर जान ली? स्मृति ज्ञान के आधार पर। और पूर्व का ज्ञान उनको निश्चित था, पूर्व में अनुभव किया हुआ ज्ञान था, जो कि उनको आज याद आया। तो जब वह है, इस आकार वाला जो ज्ञान होता है, वह आकार वाला और पूर्व में अनुभव किया हुआ, प्रत्यक्ष से अनुभव किया हुआ जो ज्ञान होता है, वही स्मृति होती है। इसीलिए स्मृति को प्रमाण में लिया है। अब ध्यान रखना, केवल एक जैन दर्शन है जो स्मृति को प्रमाण के रूप में ग्रहण करता है। परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति को केवल जैन दर्शन ही प्रमाण के अंतर्गत लेता है, अन्य दर्शन स्मृति को प्रमाण रूप नहीं मानते। जैन दर्शन का यह कहना है कि स्मृति को अगर आप प्रमाण नहीं मानोगे तो आप अनुमान को भी प्रमाण नहीं मान सकते। और अनुमान तो आप सभी मानते हो, अनुमान तो चारवाक दर्शन छोड़कर सभी दर्शन मानते हैं। तो जब तक आप स्मृति को प्रमाण नहीं मानोगे तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे? अनुमान को भी प्रमाण नहीं मान पाओगे, धारणा का भी व्यवहार नहीं रहेगा। और मेन तो बात प्रामाण्यम व्यवहारेण, अर्थात जो लौकिक व्यवहार चलता है ये भी नहीं चलेगा अगर आप स्मृति को प्रमाण नहीं मानोगे, क्योंकि स्मृति के आधार पर तो हम जीते हैं। जैसे मैंने कल एक बुक के शेल्फ में मेरी पुस्तक रखी और आज किसी को वो पुस्तक चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी कि उस बुक के शेल्फ में 5वें नंबर पर मैंने वो कल किताब रखी है। किसके आधार पर बताऊंगी? क्योंकि मुझे स्मृति है कि कल मैंने कहाँ रखा था, तभी तो मैं वो ज्ञान हो सकता है मुझे आज भी कि मैंने बुक कहाँ रखी हुई है, बुक के शेल्फ में रखी हुई है।
तो हमारा जो पूरा व्यवहार चलता है ये स्मृति के आधार पर चलता है। अगर बचपन में मुझे किसी ने बताया होता कि ये वृक्ष है और मैं भूल जाती, तो क्या आज मुझे ये ज्ञान हो पाता कि वृक्ष है? जैसे कोई नारिकेल द्वीप में, नारिकेल द्वीप सुना है आपने कभी? नारिकेल द्वीप किसे कहते हैं? नहीं सुना। नारिकेल द्वीप, नारिकेल द्वीप ऐसा द्वीप, द्वीप यानी आइलैंड, आइलैंड, ऐसा द्वीप पूरा जहां पर मनुष्य केवल नारियल ही खाते हैं, वहां पर बस नारियल के ही पेड़ है, उन्होंने कभी अग्नि को नहीं देखा, दूसरे पदार्थ नहीं बनाए, वहां पर मात्र नारियल ही खाते हैं, उसे कहते हैं नारिकेल द्वीप। अब नारिकेल द्वीप वाला व्यक्ति अगर आपके लोक में आए या आपकी जगह पर आए और वो पर्वत में धुएं को देखे, तो क्या नारिकेल द्वीप वाले व्यक्ति को धुएं से अग्नि का ज्ञान होगा? नहीं होगा। जिसने कभी अग्नि और धुएं को देखा ही नहीं, जिसने कभी ये जाना ही नहीं कि अग्नि और धुएं का अविनाभाव संबंध है, जहां धुआं वही होता है जहां अग्नि होती है, इसे कहते हैं अविनाभाव संबंध। धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता, है ना? ये कभी उसने जाना ही नहीं, तो उसे धुआं तो दिख रहा है लेकिन धुएं को देखकर भी उसे अग्नि का ज्ञान नहीं हो पा रहा, है ना? या कोई वृद्ध व्यक्ति है जो कि पूरा भूल चुका है, सब भूल चुका है, जिसने बचपन में पहले ये जाना था कि धुएं के दिखने से हमें अग्नि का ज्ञान होता है, लेकिन आज उसकी बुद्धि कैसी हो चुकी है? विस्मृत, मतलब वो विस्मृत हो चुका है सब ज्ञान। ऐसा व्यक्ति वापस धुएं को देखता है तो क्या उसे अग्नि का ज्ञान होगा? नहीं होगा। उसे ये समझ में आएगा कि धुआं है मतलब पर्वत में अग्नि है? नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि हमारा लोक व्यवहार जो है या अनुमान आदि जो परोक्ष प्रमाण है, ये बिना स्मृति के हो ही नहीं सकते। केवल अनुमान नहीं, प्रत्यभिज्ञान भी, तर्क भी, अनुमान भी, आगम भी, ये चारों स्मृति के आधार पर ही चलते हैं, ये स्मृति पूर्वक ही होते हैं, इसीलिए स्मृति भी प्रमाण है। धारणा को क्या मानते हैं मैडम? धारणा तो मति ज्ञान के अंतर्गत आता है, वो तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। ये स्मृति भी तो मति ज्ञान में आता है। हाँ, स्मृति मति ज्ञान में आता है, लेकिन स्मृति जो प्रमाण है, धारणा के आधार पर होने वाली स्मृति, स्मरण, ये जो है, ये क्या है? परोक्ष प्रमाण है। जैसे आपने वो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र पढ़ा है ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, है ना? मति स्मृति संज्ञा अभिनिबोध, अभिनिबोध यानी क्या होगा? अभिनिबोध, ये सारे परोक्ष प्रमाण है। इसके उन्होंने जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के रूप में बताया है, ध्यान रखना। मति यानी मति ज्ञान, जिसमें अवग्रह या अवाय धारणा आएगा। स्मृति यानी स्मृति प्रमाण, संज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञान, अभिनिबोध यानी तर्क, और उसके बाद क्या है? चिंता यानी तर्क, सॉरी, अभिनिबोध यानी अनुमान। ये इनके नाम है और ये मति ज्ञान पूर्वक ही होते हैं, इसीलिए इनको वहां पर क्या किया है? पर्यायवाची शब्दों में बताया है ना? पर मति ज्ञान पूर्वक अगर आपको स्मृति होती है तो स्मृति अलग प्रमाण है, मति ज्ञान आपका साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। स्मृति को हम परोक्ष प्रमाण में ही धारणा यानी आपके देखो, धारणा में और स्मृति में अंतर समझिए। धारणा यानी आपके संस्कार जो अंदर में पड़े हैं, जो पूर्व में हमने किसी पदार्थ को लेकर निश्चय किया और निश्चय करने के बाद जो हमारे अंदर में पड़े हैं, जिसने क्या कर लिया है? हमारे अंदर संस्कार जमा लिया है, वो है। और उस आर पर किसी पदार्थ को देखकर या बिना देखे भी आपको स्मरण हो आता है, वो स्मरण है स्मृति। स्मृति धारणा पूर्वक ही होती है। जिस विषय को लेकर आपकी धारणा है उसमें ही स्मृति हो सकती है। स्मृति प्रत्यक्ष प्रमाण है मैडम? स्मृति को परोक्ष जैन दर्शन में प्रत्यक्ष पूर्वक होती है।
देखो आप श्रुति को लेकर क्या समझोगे, जैसे अभी श्रेयांश कुमार है, श्रेयांश कुमार को स्मृति हो आई तो उनका ज्ञान वहां पर प्रमाण है ना, उनको स्मृति हो आई कि प्रासुक आहार की विधि ये होती है, मुनि को आहार देने की विधि ये होती है, उनको विधि का ज्ञान हुआ ना। उस ज्ञान को आप किस कोटि में रखोगे? अब वो ज्ञान भी तो प्रमाण है क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है, उसे आप किस प्रमाण की कोटि में रखोगे? क्या उसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में रख सकते हो? नहीं नहीं मैडम, परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण की कोटि में रखोगे, है ना। पर अभी देखो परोक्ष प्रमाण की कोटि में आ गया, अब उनको बस स्मरण हुआ है, सामने नहीं है, सामने कोई आहार नहीं दे रहा है ना, वहां पर तर्क करने के लिए कोई कारण नहीं है क्योंकि इसके पहले किसी ने भी आहार नहीं दिया, है ना। तो तर्क नहीं कर सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते क्योंकि आज तक उन्होंने तर्क के आधार पर ही अनुमान होता है। अनुमान के लिए तो प्रत्यक्ष सामने होना भी तो जरूरी है। तो इसे आप कौन से परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत रखोगे? स्मृति, ये स्मृति प्रमाण है। अब स्मृति के आधार पर वो क्या हो सकता है, उनको प्रत्यभिज्ञान भी हो सकता है, आगे जाकर तर्क भी हो सकता है, फिर उन्हें देखकर लोग जान जाएंगे कि हाँ श्रेयांश कुमार ने ऐसे ऐसे आहार दिया था, ऐसे ऐसे मुनि को आहार दिया था, सामने भी मेरे वैसे ही मुनि है तो मुझे भी क्या करना है, आहार देना है ना। मुनियों को आहार दिया जाता है, मुनियों को प्रासुक आहार ही दिया जाता है, तो उसके स्मृति के आधार पर आप आगे के सारे प्रमाण हो जाएंगे। तो श्रेयांश कुमार ने जो भगवान आदिनाथ को आहार दिया, उस आहार की विधि को जाना, वो विधि कौन से प्रमाण के अंतर्गत आएगी? परोक्ष प्रमाण में, स्मृति के अंतर्गत। ठीक, ये क्लियर हुआ? हाँ मैडम। हाँ, तो यहाँ पर संस्कार का तात्पर्य किससे है? धारणा मति ज्ञान से। जब तक मति ज्ञान के अंतर्गत धारणा नहीं होगी तब तक स्मृति प्रमाण हो ही नहीं सकता। मतलब मति ज्ञान की प्रोसेस पूर्ण होना जरूरी है। स्मृति का मुख्य कारण कौन है? धारणा ज्ञान। और स्मृति का फल क्या है? प्रत्यभिज्ञान। समझिए, स्मृति का कारण क्या है? किसके कारण स्मृति हो रही है? धारणा ज्ञान के कारण। तो स्मृति प्रमाण का कारण क्या है? धारणा ज्ञान। और स्मृति प्रमाण का फल क्या है? प्रत्यभिज्ञान। स्मृति प्रमाण के आधार पर आपको क्या प्राप्ति होगी? कौन से फल की प्राप्ति होगी? तो आपको प्रत्यभिज्ञान हो सकता है। ठीक, तो जिस वस्तु को कहीं देखकर बुद्धि में निश्चय किया है वो धारणा बनी है, और उसी धारणा का कभी स्मरण हो जाना स्मृति ज्ञान कहलाता है। ठीक, ये क्लियर हुआ? देखो यहां पर दिया है, जिस ज्ञान का विषय पूर्व में अनुभव किया हुआ हो और उसी अर्थ का जिसका पहले अनुभव किया हो, उसी स्वरूप में उस अर्थ का पुनः बोध होना, उसी स्वरूप में बोध होना, वो है स्मृति, है ना। ये क्लियर हुआ? इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आपको? नहीं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है जी। तो मुझे ऐसे लगता है आज रुकना चाहिए, कहीं आपको थोड़ा सा वो हेवी ना लगे।